हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओआर स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं द हिंदू ट्यूटोरियल हिंदी में। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, आईएएस पीएसएस एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में हम इसमें कवर करते हैं। ये वीडियो रोज सुबह 7 बजे तक अपलोड कर दी जाती है। अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन नहीं बनती है तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसका नाम है ओआर स्टडी पॉइंट। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। आज है 12 सितंबर। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट डिस्कशन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया था। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया गया था। तो इसी वजह से आर्टिकल आया है। देखिए, इस आर्टिकल में क्या बताया जा रहा है। इस आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि भारत में जितनी भी आत्महत्याएं होती हैं, उसमें से जो महिला आत्महत्या है उसमें से भी 50% आत्महत्याएं ऐसी करती हैं जो गृहिणियां होती हैं, हाउसवाइफ होती हैं। यानी महिलाओं द्वारा की जाने वाली आत्महत्याओं में 50% शेयर किसका है? तो हाउसवाइफ्स का है। अब इसके पीछे बहुत सारी वजह होती है। देखिए, पहले तो हमारे यहाँ पे पितृसत्तात्मक सोच। उसके अलावा जैसे देखिए, जो कामकाजी महिलाएँ हैं वो तो कुछ घंटे के लिए घर से बाहर चली जाती हैं, लेकिन जो हाउसवाइफ़ हैं वो पूरा दिन घर में सुबह से लेकर रात तक काम ही करते रहते हैं। सबके ताने सुनो, सबका काम करो, सबकी बातें सुनो, उसके बाद भी इनको कुछ कहना नहीं है। अगर कुछ कह दें तो बवाल हो जाना है। बहुत सारे दहेज के मामले ऐसे आते हैं जिसकी वजह से आत्महत्या करनी पड़ती है। तो ऐसे कई सारी वजह हैं जिसकी वजह से इनको आत्महत्या का सामना करना पड़ता है। तो इस आर्टिकल में हम वही जानने वाले हैं आत्महत्याओं के बारे में। उसके अलावा भारत में आत्महत्या से संबंधित कौन-कौन सी पहल, इसको रोकने के लिए, उसके अलावा भारत द्वारा लाई गई आत्महत्या रोकथाम रणनीति क्या है, पहल क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस आर्टिकल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम देखेंगे। देखिए, बात करें कि 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया था और इसको 2003 से मनाना शुरू किया गया था। उसके अलावा 2021 से लेकर के 2023 तक इसकी थीम क्या रखी गई थी, यानी 3 साल के लिए 21, 22, 23, 3 साल के लिए एक ही थीम थी इसकी, क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। और इस डे को हम लोगों ने कवर भी किया था 10 सितंबर को। अगले पॉइंट में ये बात की जा रही है कि भारत में यह दिन जो गृहिणियाँ हैं, उनके द्वारा जो आत्महत्या की जा रही है, उनके ऊपर ध्यान देने के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है जिसको अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। उसके अलावा बात करें कि सामान्य तौर पर वर्षों से दक्षिण का यहाँ क्या मतलब है? साउथ इंडियन स्टेट जो है उसके बारे में बात की जा रही है। दक्षिण में आर्थिक रूप से बेहतर राज्य आत्महत्या दर की सूची में शीर्ष पर रहे हैं। जैसे यहाँ पे बात किया है कि केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, जो साउथ इंडियन स्टेट हैं, ये राज्य क्या रहे हैं? तो ये राज्य शीर्ष पर रहे हैं इस सूची में। 2021 में प्रमुख राज्यों में केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक इस सूची में शीर्ष पर रहे। 2016 में पीटर मेयर ने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में उल्लेख किया था कि अगर केवल गृहिणियों की आत्महत्या दर पर विचार किया जाए तो भी समान प्रवृत्ति बनी रहती है। उनका पेपर सुझाव देता है कि सामाजिक भूमिकाओं, विशेष रूप से विवाह के बाद की अपेक्षाओं में बदलाव एक योगदान का कारक हो सकता है। यानी कि ये जो पेपर छपता है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, इसमें किसके द्वारा बताया गया था? तो पीटर मेयर के द्वारा बताया गया था ये सारी चीज़ें। और ये भी कहा गया था कि जो विवाह के बाद अपेक्षाएँ बदलती हैं महिलाओं की। अब देखिए, इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होंगे आप लोग। क्या होता है ना कि शुरू-शुरू में जब बीएफ, जीएफ होते हैं तो बहुत बड़े-बड़े प्रॉमिस किए जाते हैं कि शादी के बाद ये, शादी के बाद वो। और जब शादी के बाद गर्लफ्रेंड की यानी कि वाइफ़ की इतनी सारी आकांक्षाएँ पूरी नहीं होती तो उनको लगता है ना कि यार तुम तो कह रहे थे कि मुझे जॉब करने दोगे, अब जॉब ही नहीं करने दे रहे हो, घर में ला के रखे हो, कैद किए हो। अब जो महिलाएँ ऐसी हैं, आज़ाद रह आई हैं, उनको जॉब करना ही है। आप शादी से पहले प्रॉमिस कर रहे हो कि हम जॉब करना अलाउ करेंगे, शादी के बाद उनको जॉब पे नहीं जाने दे रहे हो, तो ज़ाहिर-सी बात है कि इरिटेट होंगी और वो एडजस्ट करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। फिर जब एडजस्ट कर लेते हैं तो घर पे आप ही सुनाते हो कि खाना ठीक नहीं बना, ये करो, वो करो, कुछ आता नहीं है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं, तो इस वजह से इनकी आत्महत्या दर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो सारी बातें यहाँ पे की जा रही हैं कि विवाह के बाद अक्सर क्या होता है, जो महिलाओं की अपेक्षा होती है और जो उसकी पूर्ति होती है, उसमें बहुत बड़ा गैप रह जाता है। उसके अलावा बात की जा रही है कि दक्षिण में जहाँ साक्षरता दर ऊँची है, अब ज़ाहिर-सी बात है कि जो महिला एजुकेटेड है, वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है। जब अधिकारों के प्रति जागरूक है, तो अपने हस्बैंड से, अपने फैमिली वालों से सबसे जवाब भी माँगेगी, उनसे अपने अधिकारों के लिए लड़ेगी भी। जबकि वहीं उत्तर भारत में आप देखेंगे तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो महिलाएँ हैं, वो तुलनात्मक रूप से कम साक्षर हैं। इस वजह से यहाँ पे टकराव कम होता है। जो पारंपरिक मूल्य हैं, जो फैमिली है, जो हस्बैंड है, इनसे तुलनात्मक रूप से टकराव भी कम होता है, तो यहाँ पे सुसाइड की दर भी कम है। अब क्योंकि साउथ इंडियन स्टेट है, यहाँ पे महिला साक्षरता अधिक है, ये लोग अधिक एजुकेटेड हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो पारंपरिक सामाजिक मूल्य है, उनसे टकराव होता है इनका। अब ज़ाहिर-सी बात है कि महिला अकेले पड़ जाती है, पूरी फैमिली एक साइड, हस्बैंड एक साइड, पूरा समाज एक साइड और महिला अकेले पड़ जाती है, तो कई बार क्या होता है कि सामना नहीं कर पाती, जिस वजह से सुसाइड कर लेती हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, जो 2019-21 के लिए हुआ था। इसमें विवाहित महिलाओं के सामने आने वाली कुछ चुनौतियों के बारे में बात की गई थी। जैसे कि इसमें बात की जा रही है सीमित गतिशीलता, प्रतिबंधित वित्तीय स्वायत्ता और वैवाहिक नियंत्रण के साथ-साथ उनके जीवन साथी के हाथों शारीरिक, यौन और भावनात्मक शोषण भी शामिल है। सबसे दयनीय कंडीशन तब हो जाती है ना जब उनका हस्बैंड या उनका जीवन साथी उनका साथ ना दे। मतलब एक तरफ मान लीजिए फैमिली है,
लड़के के घर की फैमिली, एक तरफ मान लीजिए उनके ससुराल वाले हैं, एक तरफ समाज है, ये लोग साथ ना देना तब भी वो सहन कर सकती है, लेकिन जब उसका हस्बैंड ही साथ नहीं देता, तब उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। क्योंकि जिसके ऊपर शादी करके वो आए हैं, जिनके भरोसे वो आए हैं, जिनके भरोसे उनकी पूरी ज़िंदगी बीतनी है, वही साथ नहीं खड़ा हो रहा है, वही इस तरीके की कंडीशन कर रहा है, वही उनका शोषण कर रहा है, तो फिर वो जाएँ तो जाएँ किसके पास? और यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो गरीब घर का होता है ना, वो तो और भी दयनीय आंकड़ा है। मतलब जो अमीर महिलाएँ हैं, तुलनात्मक रूप से, ये लोग बाहर जाती हैं, जॉब करती हैं, अपने कलीग से बातचीत करती हैं, थोड़ा-सा एन्जॉय भी कर लेती हैं, अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर भी कर लेती हैं, इनको थोड़ा बहुत पता भी लेकिन जो गरीब घर की महिलाएँ बेचारी, वो तो घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं, वो शेयर करें भी तो किससे करें? ना तो उनका कोई दोस्त है, ना कोई यार है, ना कुछ है, जो उसके हस्बैंड के वही सब उससे भी हैं। और अगर ये किसी से अपनी बात शेयर भी कर दें और घरवालों को पता चल गया, फिर वो पिटाई होती है भैया कि एकदम जानवर भी फ़ेल रहता है। मतलब कई जगह तो महिलाओं को जानवर से भी नीचा दर्जा दिया जाता है। उनको तो अपने बाप की प्रॉपर्टी समझा जाता है, तो इस तरीके से पिटाई की जाती है। बताया कि मैक्सिमम केस ऐसा होता है जहाँ महिलाएँ बाहर नहीं कहते हैं। आप भी देखेंगे ये चीज़, रिलेट कर पा रहे होंगे। कई बार सुनने में आता है कि महिलाओं को यही सिखाया जाता है कि घर की इज़्ज़त है, घर की बात है, बाहर मत कहना, तुम्हारे हाथ में है इज़्ज़त, देखो जो हुआ सो हुआ, उसको घर के बाहर मत जाने देना। ये सारी चीज़ें होती रहती हैं और ये कोई और नहीं, लड़की के घर वाले सिखा रहे होते हैं कि घर की बात है, अगर उसने मार दिया तो क्या हुआ, 2 हाथ थप्पड़ मार दिया तो क्या हो गया? जाने दो, हस्बैंड है, ऐसा होता रहता है, हम लोगों ने भी झेला है। तो यार आज से 50 साल पहले जो हो रहा था, आज भी वही वो चीज़ ज़रूरी तो नहीं है ना? अगर मान लीजिए किसी ने झेला भी है, तो अपनी बेटी को, अपने दोस्त को, अपनी बहन को ये शिक्षा क्यों दे रही है कि आप भी झेलो? आज के 50 साल पहले, 100 साल पहले तो सती प्रथा भी चल रही थी, तो आप क्या उसको भी सही ठहरा दोगे? तो इस तरीके से आज के 100 साल पहले जो चल रहा था, आज भी वो सही हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो आपने अगर झेला भी है, तो आपको ये कहना चाहिए कि देखो मैं तो झेली थी, अब आप मत झेलो, आप इस रिश्ते में मत रहो। लेकिन क्या होता है कि जो बेचारी गरीब घर की महिला है, उनको ये डर रहता है कि अगर रिश्ता टूट जाएगा, तो बाप की इज़्ज़त चली जाएगी, फैमिली वालों की इज़्ज़त चली जाएगी। इस तरीके से बहुत सारी समस्याएँ होती हैं महिलाओं के साथ। कभी एक दिन भी अगर हमको उनकी ज़िंदगी जी के देना देखना पड़े ना, तो शायद हम ना जी पाएँ। भगवान ने महिला को इतना ज़्यादा सहनशीलता दी है, इतना ज़्यादा सब्र की शक्ति दी है ना कि अगर उसका 2% भी हम लोग को मिल जाए, तो हम लोग अपनी ज़िंदगी में महान बन जाएँगे। एक तरीके से देखिए तो सारा बोझ इन्हीं के ऊपर है, जैसे इज़्ज़त का दबाव कि घर की इज़्ज़त चली जाएगी, बाप की पगड़ी पैरों पे आ जाएगी, इस तरीके से जो भी कंडीशन होती है, ये महिलाओं को ही बताई जाती है, कभी बेटे को ये नहीं कहा जाता है। ये हमेशा स्त्रियों को ही कहा जाता है कि तुम्हें ही सँभाल के रखना है। बेटा अगर दारू पी के आता है ना, तब भी स्त्री उसको सँभालती है। कभी ये नहीं होता है कि बेटी दारू पी के आई है और उसको बेटा जाके सँभाल लाओ, यानी पुरुष उसको सँभाल लो, स्त्री अगर दारू पी के आई, मतलब बहुत रेयर केस ऐसे होते हैं। लेकिन सामान्यतः होता है ये कि दारू पी के आते हैं, सब पीटते हैं, उसके बाद भी वो कुछ नहीं कहते हैं, चुप मार के रहते हैं। क्योंकि उनको डर है, समाज का भी डर है, घर का भी डर है, इज़्ज़त का भी डर है। उसके अलावा ये आर्थिक रूप से उन्हीं के ऊपर निर्भर है, तो ऐसी बहुत सारी समस्याएँ होती हैं यार महिलाओं के साथ। ये टेबल नंबर 1 है और ये टेबल नंबर 2 है। मुझे पता है कि उतना ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये पेपर में ही ऐसे आया था, द हिंदू न्यूज़पेपर में ही ऐसे आया था, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये जो टेबल नंबर 1 है ना, ये बता रहा है कि वर्षवार कुल महिलाओं ने कितनी आत्महत्या की थी और जो महिलाओं ने आत्महत्या की, उसमें से कितने प्रतिशत ऐसे थे जो गृहिणी थी, हाउसवाइफ़ थी। तो जैसे आप 2021 में देखेंगे, कुल आत्महत्या महिलाओं के 45,026 थी, जिसमें से 51.5% महिलाएँ थी। इसी तरीके से 2020 में 44,498 थी और इसमें से 50.3% महिलाएँ हाउसवाइफ़ थीं। इसी तरीके से यहाँ पे डेटा दिया गया है। उसके अलावा टेबल 2 में ये बताया जा रहा है कि जितनी भी आत्महत्याएँ होती हैं मेन और वुमेन का मिला करके, महिला और पुरुष का मिला करके, इसमें से 30% आत्महत्या ऐसी थी, जो या तो घरेलू प्रॉब्लम की वजह से हुई है या तो शादी की प्रॉब्लम की वजह से हुई हैं। शादी के बाद भी आत्महत्या होती है, ठीक है ना? ऐसा ज़रूरी नहीं कि शादी के बाद लाइफ़ एन्जॉयफुल हो जाएगी। कई बार होता ये है कि इंसान किसी और को पसंद करता है, शादी किसी और के साथ हो जाती है, तो उस तरीके से तालमेल नहीं बन पाता है। कई बार ऐसा होता है कि दोनों की सोच नहीं मिलती, तो भी तालमेल नहीं बन पाता है और अंततः किसी एक को सुसाइड करना ही पड़ता है इरिटेट होकर के। तो वही बात की यार कि 2021 में अगर देखेंगे तो 38% ऐसा था आंकड़ा, कि जो कुल सुसाइड में से फैमिली प्रॉब्लम या मैरिज की वजह से, शादी की वजह से होने वाली प्रॉब्लम की वजह से हुआ था। यही आंकड़ा 2020 में कितना था तो 38.6% था। 2019 में 37.99% था। तो इसी तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है। अगला बिंदु है कि तालिका 3 18 से 49 वर्ष की आयु की विवाहित महिलाओं की हिस्सेदारी को दर्शाती है, जिनके पतियों ने 2019 से 21 में विशिष्ट प्रकार के नियंत्रण व्यवहार का प्रदर्शन किया था। सबसे गरीब 20% घरों में कम से कम 4 में से 1 विवाहित महिला ने कहा कि उसका पति उसे उसकी महिला मित्रों से मिलने नहीं देता है। हर समय यह जानने पर जोर देता था कि वह कहाँ है। अगर वह अन्य पुरुषों से बात करती है तो ईर्ष्या या गुस्सा दिखाता है। पैसों के मामले पर उस पर भरोसा नहीं करना है। अमीर घरों में ये अपेक्षाकृत कम थे। अब बताओ यहाँ पे जब महिला मित्रों से नहीं मिलने दे रहा, तो पुरुष मित्रों की तो बात ही छोड़ दीजिए और ये कहाँ पे बात की जा रही है, तो जो गरीब घर की महिलाएँ हैं, उनके बारे में बात की जा रही है। जबकि सामान्यतः आप देखेंगे, जो बहुत अमीर घर के हैं, जैसे आप देखें अंबानी के घर के, अब उनके घर पे ये रोक-टोक थोड़ी ना होगी कि पुरुष मित्र नहीं होंगे या ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। किसी लड़के से बात नहीं करनी, किसी अन्य मर्द से बात नहीं करनी, किसी अन्य पुरुष से बात नहीं करनी। ये सारी चीज़ें सामान्यतः छोटे घरों में होती हैं। छोटे घरों का मतलब ये है कि जो आर्थिक रूप से उतना सशक्त नहीं होते हैं।
अगर किसी को ये बात बुरी लग रही हो तो उसके लिए सॉरी, ये चीज़ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चीज़ आंकड़ा कह रहा है, ये डेटा बता रही है चीज़, तो इसको लेकर के मुझे मेरे ऊपर कमेंट मत करिएगा कि सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, हमारे यहाँ तो नहीं होता। तो देखिए कोई भी चीज़ होती है ना, वो सबके यहाँ पे लागू नहीं हो सकती, 100% सही नहीं हो सकती है। तो इस सामान्यतः बात की जा रही है, जो आंकड़ा है उसके अनुसार बात की जा रही है। तालिका 4 से पता चलता है कि सबसे गरीब 20% घरों में से 35% विवाहित महिलाओं को शारीरिक या भावनात्मक या यौन हिंसा का सामना करना पड़ा और उनमें से आधे से भी कम ने मदद मांगी थी, और जिसने मदद भी मांगी थी तो उसने अपने दोस्तों से ही मांगी थी, ना कि किसी पुलिस ऑफिसर से, ना कि डीएम से, एसपी से, किसी ऐसे अधिकारी से नहीं मांगी थी, बल्कि अपने दोस्त से ही मदद मांगी थी कि कुछ करो। जैसे होता नहीं कि नॉर्मली कोई बात कर लिया कि यार ऐसे ऐसी कंडीशन बनी है, कुछ बताइए कि क्या किया जाए, तुम दोस्त हो, तुम समझ सकते हो। तो वही बात यहाँ पे क्लियर है कि अपने दोस्तों से शेयर किया गया था, ना कि किसी अधिकारी से मदद मांगी गई थी। अगला बिंदु कि अमीर घरों में हिंसा का अनुभव करने वालों की हिस्सेदारी बहुत कम थी। इसके अलावा अमीर घरों के कई लोग जिन्होंने हिंसा का अनुभव किया, उन्होंने मदद भी मांगी। अगला बिंदु है तालिका 5 से पता चलता है कि सबसे गरीब क्विंटल में 40% से कम विवाहित महिलाओं ने कहा कि वे अकेले बाजार जैसी जगहों पर जा सकते हैं। उनमें से थोड़े अधिक हिस्से ने कहा कि उनके पास पैसा है जिसका वे उपयोग कैसे करना है ये तय कर सकती हैं। अभी जो तालिका 3, 4, 5 हो रहा था, ये हो गया टेबल नंबर 3 यानी कि तालिका 3। अब इसमें भी क्लियर नहीं हो रहा होगा तो आप टेंशन ना लें, ये सारे जो टेबल्स हैं ना, इसको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूँगा, आप वहाँ से चाहें तो देख सकते हैं। वैसे तो वो सारी चीज़ें जो लिखी थी वो इसमें टेबल में वही सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस भी की हैं, तो टेबल में प्रोवाइड करवा दूँगा, आप वहाँ से चाहें तो देख सकते हैं आंकड़े। देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर महिला किसी अन्य से बात कर लेती है, किसी अन्य पुरुष से, तो कितने प्रतिशत मर्द ऐसे हैं जिनको गुस्सा आती है? 35%। और यहाँ पे बात की जा रही है कि अविश्वसनीय होने के नाते उनको कई बार गालियों का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे 14.4% केस हैं जो लोवेस्ट फैमिली है उसके बारे में बात की जा रही है, जहाँ पे आर्थिक रूप से कमी है, उसके बारे में बात की जा रही है। उसके अलावा डज़ नॉट परमिट मीट टू मीट हर फ्रेंड, यानी कि जो महिला मित्र हैं उनसे मिलने के लिए रोकते हैं ऐसे पुरुष कितने प्रतिशत? तो 25.7%। इसी तरीके से उनके फैमिली के साथ कॉन्टैक्ट ना हो, उनकी फैमिली से बातचीत ना हो, ऐसा 20.1% पुरुष कोशिश करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आंकड़े दिए गए हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। वही सारे आंकड़े यहाँ पे हैं कि सेकंड है, मिडल है, फोर्थ है, हाईएस्ट है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे हैं? सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। हो गया टेबल नंबर 3, ये हो गया टेबल नंबर 4 और ये हो गया टेबल नंबर 5। इन सब में जो आंकड़े लिखे हैं, उन सब आंकड़ों को हमने डिस्कस कर ही लिया वैसे। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति लाई गई है। यह देश में अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है जिसमें वर्ष 2030 तक आत्महत्या में लगभग 10% की कमी करनी है समयबद्ध तरीके से और बहुक्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से। यह रणनीति आत्महत्या के लिए जो डब्ल्यूएचओ के दिशा निर्देश आए साउथ ईस्ट एशिया को लेकर के, उसके अनुरूप बनाए गए, यानी कि यहाँ पे इंटरनेशनल मानकों को ध्यान में रखा जा रहा है। अब हम जानते हैं राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति के बारे में। तो यह रणनीति मोटे तौर पर अगले 3 वर्षों के भीतर आत्महत्या के लिए प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित करने का प्रयास करती है। यह मनोरोग बाह्यरोगी विभाग स्थापित करेगा, जो अगले 5 वर्षों के भीतर सभी जिलों में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से आत्महत्या रोकथाम सेवाएँ प्रदान करेगा। उसके अलावा अगले 8 सालों में ये क्या करेगा, तो जो भी शैक्षणिक संस्थान है, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उनमें मानसिक कल्याण पाठ्यक्रम को भी शामिल करेगा। यानी कि जो मेंटल रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम है, इससे जुड़ा हुआ पाठ्यक्रम शामिल किया जाएगा, सब्जेक्ट बनाया जाएगा, इससे जुड़ी हुई चीज़ें पढ़ाई जाएँगी लोगों को, ताकि और भी जागरूक किया जा सके। यह ज़िम्मेदार मीडिया रिपोर्टिंग और आत्महत्या के साधनों तक पहुँच को प्रतिबंधित करने हेतु दिशा निर्देश विकसित कर आत्महत्याओं को रोकने की परिकल्पना करता है। अगर हम भारत में आत्महत्या से संबंधित कुछ डेटा देखें, कुछ फैक्ट देखें, तो उसके बारे में बात की जा रही है। देखिए राष्ट्रीय आंकड़े क्या कहते हैं। भारत में आत्महत्या के कारण प्रतिवर्ष 1 लाख से अधिक जानें जाती हैं। अब आप सोच के देखिए कि कितना, 1 लाख से भी अधिक जान जा रही है। अब हो सकता है कि इसमें से आगे चल कर के कोई एपीजे अब्दुल कलाम जैसा महान बन जाता। हो सकता है कोई अटल बिहारी वाजपेयी जैसा अच्छा नेता बन जाता। इस तरीके से ना जाने कितनी कंडीशन बनती, लेकिन 1 लाख से अधिक लोग अपनी जान दे देते हैं आत्महत्या की वजह से। और ये 15 से 29 आयु वर्ग में सबसे ज़्यादा है। अब इसके पीछे वजह क्या है, आप सभी को पता है कि ये ऐसा टाइम होता है जहाँ पे इंसान बिगड़ भी जाता है और बन भी जाता है। जिसको अपनी लाइफ में सक्सेस होना है, मैक्सिमम लोग इसी एज ग्रुप में सक्सेस हो जाते हैं, जिसको बिगड़ना है इसी एज ग्रुप में बिगड़ भी जाते हैं। अभी हम लोग का भी यही एज ग्रुप चल रहा है, तो हम सबको सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। यही समय है ना जहाँ भटकने से बचना है, यही समय है जहाँ पे पढ़ाई करनी है, यही समय जहाँ पे एन्जॉय भी करना चाहता है आदमी। अगर हम आज से 1 से 2 साल सिर्फ मेहनत कर लें ईमानदारी से, रोज़ सिर्फ 6 से 8 घंटे भी पढ़ें ना तो बहुत हो जाता है यार। अगर हम आज से 1 से 2 साल सिर्फ मेहनत कर लें ईमानदारी से, तो आज आने वाले समय में अगला 20 से 30 साल, 40 साल और सिर्फ मेरे ख्याल से यही नहीं, बल्कि आने वाली हमारी पीढ़ियाँ भी सुधर जाएँगी। जब हम एजुकेटेड होंगे, जब हम अच्छी पोस्ट पे होंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आने वाली पीढ़ियाँ भी अच्छी पोस्ट पे होंगी, क्योंकि हम उनको अच्छी जगह से एजुकेट कराएँगे। अभी हम लोग को देखिए, हम लोग मैक्सिमम लोग सरकारी स्कूल से ही पढ़े होंगे। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जैसे कि मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा ही हूँ, गाँव के स्कूल से। तो ऐसे आप में से बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन जब हम एजुकेटेड होंगे, अच्छी पोस्ट पे होंगे, अच्छी सैलरी होगी, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सकेंगे। अगला बिंदु है वर्ष 2019 से 22 में आत्महत्या की दर प्रति 1 लाख आबादी पर 10.2 से बढ़कर के 11.3 हो गई है।
अगला बिंदु हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या रिपोर्ट 2021 जारी की है। अब यहाँ पे ये जो रिपोर्ट का नाम है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसने जारी किया है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसमें क्या बातें बताई हैं ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी मेंस आंसर राइटिंग के हिसाब से। तो इसको ध्यान में रखिएगा, रिपोर्ट का नाम, उसके अलावा किसने जारी किया और इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है। अगर आत्महत्या से जुड़ा कोई मुद्दा आता है, चाहे वो इंटरव्यू में हो गया चाहे आंसर राइटिंग में हो गया, तो हम इसका यूज वहाँ पे कर सकते हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध, आत्महत्या और अपराध दर के आंकड़े दिए गए हैं इस रिपोर्ट में। इसमें बात की जा रही है दैनिक वेतनभोगी, ये जैसे डेली वेज अर्नर जो होते हैं उनके बारे में बात की जा रही है कि जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं। वर्ष 2021 में आत्महत्या पीड़ितों के बीच दैनिक वेतनभोगी सबसे बड़े पेशेवर समूह बने रहे, जो 42,004 आत्महत्याओं यानी कि कुल का 25.6% के लिए जिम्मेदार हैं। यानी 2021 में जो सबसे बड़ा समूह था आत्महत्या करने वाला, किनका था? डेली वेज वर्कर का था। वो उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह है कि कोविड। कोविड ने इतना ज़्यादा लोगों को परेशान कर दिया था कि बहुत सारे लोग परेशान होकर के आत्महत्या कर लिए। आत्महत्याओं से दिहाड़ी मजदूरों की मृत्यु का हिस्सा पहली बार चतुर्थांश आंकड़े को पार कर गया है। राष्ट्रीय स्तर पर आत्महत्याओं की संख्या में वर्ष 2020 से वर्ष 2021 तक 7.17% की वृद्धि हुई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। 2020 से 21 की तुलना में 7.17% की वृद्धि हुई है। हालांकि इस अवधि के दौरान दैनिक वेतनभोगी समूह में आत्महत्या करने वालों की संख्या में 11.52% की वृद्धि हुई है। यानी अगर सिर्फ हम डेली वेज अर्नर के बारे में बात करें तो इस समूह में 11.52% की वृद्धि हुई है। लेकिन अगर हम देश के स्तर पर देखें, समग्र स्तर पर देखें, तो 7.17% की वृद्धि हुई है। यहाँ पे वही सारी चीजें दिखाई गई हैं। जो ये वाला स्तंभ आपको दिख रहा है ये टोटल सुसाइड का, यानी कुल सुसाइड कितने हुए थे। और जो यहाँ पे आपको ये वाला स्तंभ दिख रहा है ये डेली वेज अर्नर का, यानी दैनिक वेतनभोगी जो है उनका वाला आंकड़ा दिखा रहा है। और जो ये रेड लाइन है प्रतिशत दिखा रही है कि कुल से कितना प्रतिशत बन रहा है। तो आप 2021 में देख सकते हैं कि लगभग 25.06% डेली वेज अर्नर यानी कि दैनिक वेतनभोगी ने आत्महत्या की थी। कुल आत्महत्या कितनी थी? तो 1,64,033 आत्महत्याएं हुई थी, जिसमें से 42,004 आत्महत्याएं दैनिक वेतन भोगियों ने की थी। इसी तरीके से 2020 में भी दिखाया गया कि 1,53,052 आत्महत्याएं हुई थी, जिसमें से 37,666 दैनिक वेतन भोगियों ने की थी। ये 24.6% था टोटल का। इसी तरीके से यहाँ पे भी दिखाया गया है कि 1 लाख लगभग 40,000 के आसपास आत्महत्या हुई थी 2019 में, और इसमें से 32,563 दैनिक वेतन भोगी थे, लगभग 23.4%। यहाँ पे एक चीज आपने नोट किया, आप देखेंगे 2014 में 12%, 2015 में 17.8%, 2016 में 19.2%, 2017 में 22.1%, इसी तरीके से 2018 में आप देखेंगे तो 22.4%, 2019 में 23.4%, 2020 में 24.6% और 2021 में 25.06%। यानी लगातार प्रतिशत बढ़ता ही जा रहा है दैनिक वेतनभोगियों की आत्महत्या करने का। अगर हम कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों की बात करें तो यहाँ पे 6.6% ऐसे लोग थे जो कृषि क्षेत्र से जुड़े थे 2021 में, जिन्होंने आत्महत्या की है। उसके अलावा अगर हम व्यवसाय के अनुसार वितरण देखें यानी कि प्रोफेशन के अनुसार देखें, तो स्वनियोजित व्यक्ति यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड जो पर्सन थे, सबसे ज्यादा वृद्धि इन्हीं में दर्ज की गई। कितना? तो 16.73%। उसके अलावा जो अगला बिंदु है ना, ये हमारे काम का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेरोजगारों के बारे में बात की जा रही है, हमारे जैसे लोगों के बारे में बात की जा रही है। तो बेरोजगार व्यक्तियों का समूह एकमात्र ऐसा समूह था जिसने आत्महत्याओं में गिरावट दर्ज की है। ये सोचिए कि जो यहाँ पे एम्प्लॉयड नहीं थे, अनएम्प्लॉयड थे, उन्होंने सुसाइड नहीं किया। इनकी सुसाइड में कमी दर्ज की गई। जबकि और अन्य समूह में आप देखेंगे तो चाहे 0.1% ही वृद्धि हुई हो, लेकिन वृद्धि हुई है। जबकि जो बेरोजगार थे, अनएम्प्लॉयड थे, इन लोगों ने आत्महत्या में कमी कर दी। उसके पीछे वजह क्या? जब कोविड आया तो जो एम्प्लॉयड थे वो भी घर पे बैठ गए, जो अनएम्प्लॉयड थे वो भी घर पे बैठे रहे, तो इनको कम ताना मिल रहा था क्योंकि ये भी नहीं कुछ कर रहे थे, ये भी नहीं कुछ कर रहे थे, दोनों बराबर हो गए। ये इतनी सारी मेहनत करके भी कुछ नहीं कर रहे हैं, ये बेचारे कुछ नहीं करके यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इनको लगा यार ये भी मेरी कैटेगरी में, तो इसमें आत्महत्या करने वाली क्या बात है, ये भी तो सुन रहा है ना मेरे साथ सुबह शाम, ये भी तो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो मैं भी नहीं कुछ कर रहा हूँ, तो इसमें सुनने वाली क्या बात है, इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है। इसलिए हम लोगों ने आत्महत्या कम कर दी। जो वर्ष 2020 में 15,652 से 12.38% घटकर वर्ष 2021 में 13,714 मौत हो गई थी। 2020 में ये आंकड़ा कितना था बेरोजगारों में? 15,652 था, और वहीं 2021 में अगर हम देखते हैं तो 13,714 हो गया था ये, यानी कि कमी आई थी 2020 की तुलना में 2021 में। अब यहाँ पे पेशे के अनुसार दिखाया गया, यानी कि व्यवसाय के अनुसार दिखाया गया है कि किस समुदाय के कितने लोगों ने आत्महत्या की थी 2020 में और 2021 में। उसके अलावा यहाँ पे ये दिखाया गया कि प्रतिशत क्या था 2021 में टोटल। इसी तरीके से ये दिखाया गया है कि कितना वृद्धि हुई है, वो यहाँ पे दिखाया गया है। प्रतिशत क्या था वो यहाँ पे दिखाया गया है। टोटल आत्महत्या 2020 में क्या थी यहाँ पे दिखाया गया, 2021 में कितनी थी यहाँ पे दिखाया गया। जैसे बात करें दैनिक वेतनभोगी के बारे में, डेली वेज अर्नर के बारे में, तो 2020 में 37,666 थी, यही 2021 में बढ़कर के 42,004 हो गई।
टोटल प्रतिशत अगर हम देखें तो 25.6% थी कुल आत्महत्याओं का, और इसमें 11.52% की वृद्धि हुई है। इसी तरीके से अदर पर्सन के बारे में बात की जा रही है, तो 20,543 थी 2020 में, 2021 में 23,547 हो गए, 14.4%, और यहाँ पे 14.62% की वृद्धि हुई है। हाउसवाइफ के बारे में बात की जा रही है, तो 22,374 थे 2020 में, उसके अलावा 23,179 हो गए 2021 में। इन सब में वृद्धि आई है, 14.1% टोटल का था, 3.60% की वृद्धि आई। तो इस तरीके से आप देख लेंगे, स्टूडेंट वाला अगर देखा जाए तो 12,526 था, ये 13,089 हो गया। टोटल 8% था जितनी भी आत्महत्या हुई, और 4.49% की वृद्धि हुई है। सिर्फ हमारी वाली कैटेगरी ही ऐसी थी, अनएम्प्लॉयड पर्सन वाली, जिसमें आत्महत्या में कमी आई है। अगर टोटल हम देखते हैं आत्महत्या, तो 2020 में 1,53,052 थी, और यहाँ पे 2021 में 1,64,033 हुई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7.17% की वृद्धि हुई है 2021 में 2020 की तुलना में। अगर हम नज़र डालें आत्महत्या के कारण पे, तो बात की जा रही है कि 32.2% आत्महत्या ऐसी थी जिसके पीछे फैमिली प्रॉब्लम थी। फैमिली प्रॉब्लम ऐसी जिसमें विवाह को शामिल नहीं किया गया, और अगर विवाह के मामले में हम देखते हैं तो 4.8% आत्महत्याएं विवाह से संबंधित समस्याओं के कारण हुई थी। उसके अलावा 18.6% बीमारी की समस्याओं के कारण हुई थी। अगर राज्यवार आंकड़ों की बात की जाए तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा आत्महत्या हुई हैं। उसके अलावा फिर स्थान आता है तमिलनाडु का, फिर स्थान आता है एमपी का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नहीं, मध्य प्रदेश का, ठीक है। और अगर महाराष्ट्र में हम देखते हैं तो 13.5% योगदान इसका अकेले का था, जितनी भी आत्महत्याएँ हुई उसमें। केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात की जाए तो इसमें सबसे पहले स्थान पर कौन है? इसमें सबसे पहले स्थान पर दिल्ली है। टोटल आत्महत्या कितनी हुई थी? तो 2840, यानी 2840 आत्महत्याएँ दिल्ली में हुई थी। ये 2021 के डेटा की बात की जा रही है। आत्महत्याओं को कम करने के लिए कौन-कौन सी पहल की गई है भारत सरकार के द्वारा, उसके बारे में हम जानते हैं। तो पहला है मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017। अब नाम से क्लियर है कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल, तो ज़ाहिर-सी बात है कि मानसिक से जुड़ी जो बीमारी है, मानसिक स्वास्थ्य जो है उसके बारे में देखभाल की जाएगी। इसका उद्देश्य यही होगा। उसके अलावा किरण, ये किसके द्वारा शुरू किया गया? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। इसमें चिंता, तनाव, अवसाद, आत्महत्या के विचारों और अन्य मानसिक स्वास्थ्य चिंताओं का सामना करने वाले लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए 24/7 टोल फ्री हेल्पलाइन किरण शुरू की गई है। यानी अगर इन सारी समस्याओं से कोई गुजर रहा है, तो 24/7 जब उसका दिल चाहे कॉल करके बात कर सकता है। टोल फ्री नंबर है, इसमें बैलेंस भी नहीं कटेगा, और आप चाहें तो बात देखिए। बहुत सारी बार ऐसा होता है ना, बहुत सारी कंडीशन ऐसी बनती है कि कई बार हमारे मन में ऐसे ख्याल तो आते हैं, लेकिन अगर कोई उस टाइम हमसे बात कर लेता है, किसी से हम अपनी प्रॉब्लम शेयर कर देते हैं और कोई हमें समझा देता है, तो ख्याल टल जाते हैं, तो आत्महत्या से हम बच जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आत्महत्या से बचने के लिए कोई हमारी बात नहीं सुन रहा होता है, कोई हमें सुनने वाला नहीं, समझने वाला नहीं, ये सारी चीज़ें सोच-सोच के हम आत्महत्या कर लेते हैं। तो अगर कभी भी आपके पास किसी ऐसे दोस्त का फ़ोन आता है, किसी ऐसे इंसान का फ़ोन आता है जो परेशान है, जिसको आपको लग रहा है कि यार ये सुसाइड कर सकता है, तो आप थोड़ा-सा उससे बात कर लीजिए। आप 20-25 मिनट उससे बात कर लेंगे, तो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन किसी की लाइफ़ बच जाएगी यार। अगला है मनोदर्पण पहल, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको अब शिक्षा मंत्रालय कहा जा रहा है, इसने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मनोदर्पण पहल लॉन्च की। इसका उद्देश्य छात्रों, परिवार के सदस्यों और शिक्षकों को कोविड-19 के समय में उनके मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना है। जिसने ये सारी रामकथा बताई है, यानी कि ये सारे फैक्ट बताए हैं, तथ्य बताए हैं, आंकड़े बताए, उसके बारे में भी जान लें, तो उसका नाम है एनसीआरबी। इसका पूरा नाम है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो नई दिल्ली में। इसका स्थापना 1986 में गृह मंत्रालय के तहत की गई थी। किसके लिए? तो अपराध और अपराधियों संबंधित सूचना के भंडार के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी, ताकि अपराधियों के जांचकर्ताओं को अपराध एवं अपराधी की कड़ी को समझने में सहायता मिल सके। इसकी स्थापना राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1977 से 1981 और गृह मंत्रालय की टास्क फोर्स 1985 की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। एनसीआरबी देश भर में अपराध का विस्तृत वार्षिक आंकड़ा, ये रिपोर्ट जारी करता है। इसका नाम है भारत में अपराध रिपोर्ट, प्रकाशित करता है। वर्ष 1953 से प्रकाशित होने के बाद यह रिपोर्ट देश भर में कानून और व्यवस्था की स्थिति को समझने में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करती है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक योजना के बारे में। किस मामले में है? तो इस मामले में है कि ग्रामीण क्षेत्रों में फाइबर टू द होम कनेक्शन प्रदान करने में उत्कृष्ट इंटरनेट सेवा प्रदाताओं की मान्यता के लिए योजना, इसको दूरसंचार विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। तो आइए जानते हैं हम इसके बारे में कि ये योजना क्या है। इस योजना के नाम से क्लियर हो रहा है कि जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रोवाइड करवाने में, प्रदान कराने में असाधारण प्रयास किया है, उनको प्रोत्साहित करना है। ब्रॉडबैंड को आसान भाषा में वाईफाई कह सकते हैं। तो बात की जा रही है कि ग्रामीण भारत में डिजिटल समावेश और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में दूरसंचार विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ग्रामीण क्षेत्रों में फाइबर टू द होम FTTH ब्रॉडबैंड कनेक्शन देने में असाधारण प्रयासों के लिए इंटरनेट सेवा प्रदाताओं ISP को मान्यता देने के लिए एक योजना शुरू की है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? तो इसमें श्रेणी ए, श्रेणी बी और श्रेणी सी, इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, और प्रत्येक के लिए 3-3, यानी कुल कितना हो जाएगा? तो 9।
ए के लिए 3, बी के लिए 3 और सी के लिए 3, तो कुल 9 आईएसपी को मान्यता देने का निर्णय लिया गया है, जिन्होंने एक वर्ष में ग्रामीण एफटीटीएच कनेक्शनों की अधिकतम संख्या में शुद्ध योग का क्या मतलब है, जो नए सब्सक्राइबर है, नए ग्राहक हैं, उनको ऐड किया है। मान्यता के तहत एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा और इनका नाम जो है दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा और ये प्रतिवर्ष अप्रैल से मार्च तक के लिए दी जाएगी। पहली मान्यता 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए होगी। इसके लिए मानदंड क्या रखे गए हैं? तो श्रेणी ए में उनको रखा जाएगा जिन्होंने कम से कम 50,000 नए कनेक्शन दिए हों, श्रेणी बी में कम से कम 10,000 नए कनेक्शन दिए हों और श्रेणी सी में न्यूनतम 2,000 नए कनेक्शन दिए हों। इस तरीके से इनको कैटेगराइज़ किया जाएगा। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल पहुंच और कनेक्टिविटी बढ़ाने तथा पूरे देश में सामाजिक आर्थिक विकास और समावेशी विकास को बढ़ावा देने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये भी एक शॉर्ट न्यूज़ के तरीके से ही है। अभी क्या हुआ कि ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का रूस में आयोजन हो रहा है, तो वहाँ पे भाग लेने के लिए हमारी तरफ से कौन गए हैं? श्री सर्बानंद सोनोवाल। ये क्या है? तो ये है केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन एवं जलमार्ग और आयुष मंत्री हैं। अरे जो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है ना, इसकी बैठक हमेशा रूस में ही होती है, रूस के व्लादिवोस्तोक में ही हमेशा होती है इसकी बैठक। तो इसके बारे में हम थोड़ा-सा जान लेते हैं कि क्या है और इसकी बैठक का क्या महत्व है। हमारी तरफ से इस मीटिंग में कौन गए हैं? तो श्री सर्बानंद सोनोवाल गए हैं। ये आयुष मंत्री भी हैं, उसके अलावा केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री भी यही हैं। और ये कहाँ पे होते हैं? तो रूस के बंदरगाह शहर व्लादिवोस्तोक में प्रत्येक वर्ष यहीं पे आयोजित की जाती है। इस वार्ता में उत्तरी समुद्री मार्ग की संभावनाएं तलाशना और बंगाल की खाड़ी में ट्रांसशिपमेंट हब की स्थापना करना शामिल है। पूर्वी समुद्री गलियारे का उद्देश्य हमारे देशों के बीच कार्गो ट्रांजिट समय को कम करना है। ये कौन कह रहा है? तो ये कह रहे हैं श्री सर्बानंद सोनोवाल इस मीटिंग को लेकर के। भारतीय बंदरगाहों से रूसी सुदूर पूर्व तक की यात्रा में केवल 24 दिन लगते हैं, जबकि नोवोरोसिस्क बंदरगाह से 30 दिन का समय लगता है। देखिए नाम पढ़ने में कुछ गलती होगी तो माफ कर दीजिएगा, नाम इतना टफ है भाई। ये गलियारा भारत और रूस दोनों के लिए व्यापार और सहयोग के नए अवसरों को खोलने की अपार क्षमता रखता है। ये सारी बातें किसके द्वारा कही गई हैं? तो हमारे मंत्री जी के द्वारा कही गई हैं। पूर्वी आर्थिक मंच की स्थापना रूस के सुदूर पूर्व के आर्थिक विकास को सहयोग करने और एशिया प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 2015 में और रूसी संघ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश द्वारा की गई थी। ये है पूर्वी आर्थिक मंच यानी कि ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। इसकी स्थापना व्लादिमीर पुतिन द्वारा वर्ष 2015 में की गई थी और इसकी बैठक प्रत्येक वर्ष रूस के व्लादिवोस्तोक शहर में ही आयोजित की जाती है। यह फोरम विश्व अर्थव्यवस्था के प्रमुख मुद्दों, क्षेत्रीय एकीकरण, औद्योगिक तथा तकनीकी क्षेत्रों के विकास के साथ साथ रूस और अन्य देशों के समक्ष मौजूद वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। फोरम के व्यापार कार्यक्रम में एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रमुख भागीदार देशों और आसियान के साथ कई व्यापारिक संवाद शामिल हैं, जो दक्षिण पूर्व एशिया में गतिशील रूप से विकासशील देशों का एक प्रमुख एकीकरण संगठन है। यह रूस और एशिया प्रशांत के देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को विकसित करने की रणनीति पर चर्चा करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में भी उभरा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्लादिवोस्तोक कहाँ है। इसी वजह से यहाँ पे प्रत्येक वर्ष बैठक यहीं पे आयोजित की जाती है, क्योंकि ये ईस्ट एशिया में पड़ता है। और रूस एक यूरेशियन कंट्री, यूरेशियन कंट्री का क्या मतलब है कि इसका कुछ भाग यूरोप में पड़ता है और कुछ भाग एशिया में पड़ता है। मैक्सिमम भाग इसका एशिया में ही पड़ता है, लेकिन कुछ भाग इसका यूरोप में ही पड़ता है। और जहाँ पे यूरोप वाला जो भाग है, यहाँ पे जनसंख्या इसकी अधिक रहती है और जो एशिया वाला भाग है, यहाँ पे जनसंख्या कम रहती है, जबकि एशिया वाला भाग लैंड जो है वो ज़्यादा है। हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये कहा गया है कि जो पश्चिम एशिया आर्थिक गलियारा है, ये एक ऐतिहासिक कदम था। उसके अलावा भी यहाँ पे क्या हो रहा है, तो इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच पहली भारत-सऊदी अरेबिया रणनीतिक साझेदारी काउंसिल की बैठक हो रही है। तो इस वजह से आजकल चर्चा में, तो हम जानते हैं इसके बारे में। उसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि भारत और सऊदी अरेबिया के संबंध कैसे हैं। इन दो पक्षीय संबंधों के बारे में भी हम जानने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे वही बात कह रहे हैं कि भारत-सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की पहली बैठक, ये पीआईबी में आर्टिकल छपा था। अब हम जानते हैं भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद के बारे में। तो इसकी स्थापना 2019 में की गई थी, जब हमारे प्रधानमंत्री सऊदी अरब की यात्रा पर गए थे। इसके दो मुख्य स्तंभ है, कौन कौन से? तो राजनीतिक, सुरक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक समिति, उसके अलावा अर्थव्यवस्था और निवेश पर समिति। ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के बाद भारत चौथा ऐसा देश है जिसके साथ ऐसे संबंध स्थापित किए, किसने? सऊदी अरेबिया ने। अगर हम बात करें भारत और सऊदी अरब संबंधों के बारे में, तो इसमें पहला पॉइंट है तेल और गैस। और अभी भी वर्तमान समय में कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन है? तो ये सऊदी अरेबिया है हमारे लिए। जबकि पहले स्थान पर कौन है? तो ये इराक है। उसके अलावा बात की जा रही है कि हम अपने कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग 18% सऊदी अरेबिया से मंगाते हैं। उसके अलावा एलपीजी का लगभग 22% हम सऊदी अरेबिया से आयात करते हैं। सऊदी अरामको संयुक्त अरब अमीरात के एडनोक और भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा महाराष्ट्र के रायगढ़ में दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड रिफाइनरी की स्थापना के लिए अध्ययन किया जा रहा है। अगर बात की जाए द्विपक्षीय व्यापार के बारे में, तो सऊदी अरेबिया हमारा चौथा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। तो पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर जापान, उसके बाद स्थान आता है सऊदी अरेबिया का। ये चौथा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। 2021-22 में द्विपक्षीय व्यापार 8 अरब अमेरिकी डॉलर का था। सऊदी अरब से भारत का आयात 34.01 अरब डॉलर और सऊदी अरब को 8.76 अरब डॉलर का निर्यात हुआ। वर्ष 2021 की तुलना में 49.5% की वृद्धि हुई है दोनों पक्षों में। वित्त वर्ष 2021-22 में सऊदी अरब के साथ व्यापार भारत के कुल व्यापार का लगभग 4.14% है।
अगर हम भारतीय प्रवासियों की बात करें तो लगभग 6 मिलियन भारतीय प्रवासी समुदाय सऊदी अरब का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। और यहाँ पे एक चीज़ आपको ये हँसी आएगी कि ये लोग यहाँ पे कानून भी मानते हैं, विशेषज्ञता, अनुशासन की भावना और कानून का पालन करने और शांतिप्रिय प्रकृति के कारण सबसे पसंदीदा समुदाय माने जाते हैं भारतीय लोग। यही लोग जो अपने देश में आते थे यहाँ पे कोई कानून नहीं मानते और यहाँ सऊदी अरेबिया में जाके कानून माने, क्योंकि पता है अगर थोड़ा सा भी इधर-उधर हुआ तो तुरंत सर कलम करके फेंक देंगे, कोई सुनवाई भी नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पे आराम से ये लोग कानून को फ़ॉलो करते हैं, जबकि हमारे यहाँ पे यही लोग आते हैं जब अपने देश में आते हैं तो उतना कानून नहीं मानते जितना ये सऊदी अरेबिया में जाके मान रहे हैं। मतलब सोचने वाली बात है कि कानून मानने के नाते इनको सबसे पसंदीदा समुदायों में से एक माना जाता है सऊदी अरेबिया में। अगला बिंदु कि अगर सांस्कृतिक संबंधों के बारे में देखा जाए तो हज यात्रा, आप देखेंगे कि भारतीय मुस्लिम जो होते हैं, वो हज यात्रा के लिए जो एक प्रकार की तीर्थ यात्रा है, ये सऊदी अरेबिया में ही जाते हैं, मक्का मदीना की यात्रा करते हैं। उसके अलावा अगर नौसेना अभ्यास की बात की जाए, तो नेवी की बात की जा रही है। इसमें अल मुहद अल हिंदी अभ्यास अभी हाल ही में इसको शुरू किया गया भारत और सऊदी अरेबिया के बीच 2021 में। दोनों के संबंधों को लेकर के आगे की राह कहते तो सऊदी अरब के साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों का उपयोग इससे अफगानिस्तान में तालिबान को नियंत्रित करने के लिए, पाकिस्तान पर अपने प्रभाव का प्रयोग करने के लिए राज्य करने में कर सकता है। दोनों अर्थव्यवस्थाओं का एक संयुक्त सहयोगात्मक प्रयास दक्षिण पश्चिम एशिया के उपक्षेत्रों में परिवर्तन लाने का कार्य करेगा। वर्तमान में सऊदी अरब के साथ भारत का व्यापार घाटा 25.25 बिलियन डॉलर का है। भारत को विभिन्न क्षेत्रों में निर्यात को बढ़ावा देने पर अधिक ध्यान देना चाहिए। यह हमें स्वस्थ व्यापार संबंधों का निर्माण करते हुए राज्य के साथ व्यापार संतुलन बनाए रखने में सक्षम बनाएगा। उसके अलावा देखिए जैसे पर्यावरण का क्षेत्र हो गया, इसमें काम कर सकते हैं दोनों देश। उसके अलावा स्पेस का क्षेत्र हो गया, इसमें काम कर सकते हैं। उसके अलावा आतंकवाद से निपटने में काम कर सकते हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी हो गई, उसके बारे में काम कर सकते हैं। इस तरीके से जो वर्तमान समय में नई-नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे जेनेटिक प्रॉब्लम जो होती है, उसमें काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से नए क्षेत्रों में भी काम कर सकते हैं। ये सारे क्षेत्र में तो काम कर ही रहे हैं। तेल और गैस में ज़िंदगी भर काम तो करेंगे नहीं। तेल और गैस तो खत्म हो ही जाएगा, आज नहीं तो 100 साल बाद, 200 साल बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन ये सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो चलते रहेंगे। उसके अलावा जैसे आप देखिए तो सोलर ऊर्जा का क्षेत्र हो गया, इसमें मिलके काम कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नए क्षेत्र हैं जिसको आप ऐड कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। ये एक शॉर्ट न्यूज़ है, बात की जा रही है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए नायरा एनर्जी के साथ सहयोग करेगी। यहाँ पे थोड़ी बहुत जानकारी दी गई उसके बारे में और उसके अलावा एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में, उसके अलावा नायरा एनर्जी जो है उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी गई, तो आप चाहें तो देख सकते हैं उसके बारे में। एक शॉर्ट न्यूज़ थी, बस इतना याद रखिए कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड नायरा एनर्जी लिमिटेड के साथ मिलकर के काम कर रही है। यह नायरा एनर्जी के बारे में कि किन-किन क्षेत्रों में काम करती है, इसकी स्थापित क्षमता क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो। बोलने में जो भी गलती है उसके लिए सॉरी। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत-बहुत थैंक यू। इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए।